नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 21 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के मैथमेटिक्स यानी कि गणित पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में प्राइमरी स्तर पर कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 23वें शिफ्ट का पेपर है यानी अंतिम शिफ्ट का पेपर है। अगर आप इसके पहले के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ सीटेट दिसंबर 2021 में अपर प्राइमरी में पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन जो कि 22 शिफ्टों में आयोजित किया गया था, सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, एक किराने की दुकान पर सामान के मूल्य की सूची निम्न रूप से अंकित की गई है। देखिए, चावल पर केजी 70 रुपया, चना पर केजी 90 रुपया, इसी प्रकार से सबका रेट दिया गया है। अब हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आशीष को 5 केजी चावल लेना है। 1 केजी चावल का दाम 70 रुपया, तो 5 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 350 रुपये। फिर देखिए, 5 किलो गेहूं लेना है। गेहूं का रेट देखिए, गेहूं के आटे का रेट जो है 1 किलो का 45 है, तो 5 किलो का कितना हो जाएगा? 225 रुपया हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? उसके बाद से देखिए, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया लेना है। तो पिसा हुआ धनिया यहाँ पर देख सकते हैं 250 ग्राम का दाम कितना है? 40 रुपये है। फिर उसके बाद से देखिए, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च लेनी है। 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च का दाम कितना है? 60 रुपया है। फिर देखिए, 2 केजी काले चने लेने हैं। काला चना यहाँ पर दिया गया 2 केजी, 1 केजी का दाम 90 रुपया है, तो 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा? 180 रुपया। फिर देखिए, और शेष बचे हुए रुपयों से बिस्किट के पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास कुल 1000 रुपये हैं तो वह कितने बिस्किट के पैकेट खरीद सकती है, यानी कि टोटल खर्चा उसने कितना किया है वो हम लोग निकाल लें, और टोटल जो उसके पास पैसा था उसमें से घटा देंगे तो शेष कितना पैसा उसके पास बचा है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, एक बिस्किट के पैकेट का दाम 20 रुपये है, तो जितना भी रुपया बचा होगा उसमें 20 से भाग दे देंगे तो कुल पैकेट की संख्या हमको पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले टोटल खर्चा निकालते हैं कितना हुआ है। यहाँ पर देखिए, 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 और 2 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25 के 5 हाथ में 2, 2 और 3 5, 5 2 7 और 1 8, 855 रुपया टोटल खर्चा हुआ। अब उसके पास कितनी राशि शेष है ये निकालने के लिए कुल राशि जो उसके पास 1000 थी और जो टोटल खर्चा हुआ है 855, इसको मैं घटा देता हूँ। 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, 145 रुपया उसके पास शेष बचा है। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है कि वह बिस्किट के कितने पैकेट खरीद सकता है। एक बिस्किट का दाम जो है वो 20 रुपये का है, तो ये 7 पैकेट खरीद सकता है और 5 रुपया उसके पास शेष बच जाएगा। ठीक है, तो टोटल पैकेट कितने खरीद सकता है? ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 7 पैकेट खरीद सकता है। विकल्प नंबर 2 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैं 2 अंकों की एक संख्या हूं। ये संख्या अपने बारे में बता रही है कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं। विकल्पों में देखिए, सभी 2 अंकों की संख्या है, तो अभी तक के हिसाब से सभी विकल्प को हम लोग को लेकर के चलना होगा। दूसरा देखिए, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। दहाई के स्थान पर ये देखिए 2 का गुणज है 6, 4 भी 2 का गुणज है, 4 भी 2 का गुणज है और 8 भी 2 का गुणज है। ठीक है, और इकाई के स्थान पर 3 का गुणज है। अब देखिए, 9 जो है वो 3 का गुणज है, 6 भी 3 का गुणज है, 9 भी 3 का गुणज है और 3 भी 3 का गुणज है, यानी कि अभी तक के हिसाब से चारों विकल्प इसके सही लग रहे हैं। अंतिम वाला स्टेटमेंट पढ़िए, दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। इन दोनों का योग करेंगे तो 15 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इन दोनों का योग करेंगे तो 10 आएगा, जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। इन दोनों का योग करेंगे तो उत्तर आएगा 13, जो कि एक अभाज्य संख्या है, और इन दोनों का योग करेंगे तो उत्तर आएगा 11, जो कि अभाज्य संख्या है। आगे पढ़िए, जो अभाज्य संख्या में मिल रही है वो 52 का एक गुणनखंड है। तो देखिए, 52 में अगर हम लोग 13 से भाग दे तो 13 से ये पूरी तरीके से कट जाएगा 4 बार में, लेकिन अगर 52 में 11 से भाग दें तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, यानी कि 11 जो है वो गुणनखंड नहीं होगा 52 का, इसलिए ये कट गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी? 49 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराया दर निम्न दिए गए हैं। 80 किलोमीटर तक और 8 घंटे के लिए 800 रुपये कार का किराया लगता है। आगे पढ़िए, प्रति अतिरिक्त घंटे, यानी कि 8 घंटे के बाद से जो पहला घंटा होगा, यानी हर घंटे पर उसको 100 रुपया
और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर पर 10 रुपया पेमेंट करना होगा। आगे पढ़िए। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफर ए से बी शहर तक तय किया। उसने सुबह 7 बजे से प्रस्थान किया और उसी दिन शाम के 4 बजे पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी होगी? ध्यान से समझिएगा। उसने कुल कितने किलोमीटर सफर किया? कुल किलोमीटर सफर किया उसने 250 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर देखिए 80 किलोमीटर तक सफर करने के लिए उसको 800 रुपये देने थे। यानी अगर मैं इसमें 80 से भाग दे दूं तो 3 यहां पर आ जाएगा आपका भागफल आ जाएगा, यानी कि 8 त्रिक 24। ठीक है, तो इसमें भी आपको 3 से गुणा करना होगा, यानी कि 800 में 3 से मैं गुणा कर दे रहा हूं, यानी कि 2400 तो बेसिकली ये हो गया। ठीक है, उसके बाद भी देखिए 8 त्रिक 24 यानी 10 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। ठीक है, 10 किलोमीटर और बचा हुआ है और हमसे क्या बोला जा रहा है कि प्रति अतिरिक्त किलोमीटर 10 रुपये और देना था। यानी कि 10 किलोमीटर और बचा है और 1 किलोमीटर का 10 रुपया देना है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 100 रुपया हो जाएगा। यहां तक क्लियर? उसके बाद से देखिए सुबह वह 7 बजे से चला था और शाम के 4 बजे पहुंचा। कितना किलोमीटर, कितना समय का अंतर है? सुबह 7 बजे से 12 बजे तक 5 घंटे और 12 बजे से 4 बजे तक 4 घंटे, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 + 4 यानी 9 घंटे टोटल सफर हुआ है। यहां पर देखिए 8 घंटे तक सफर करने का जो किराया था 800 रुपये था। अब यहां पर देख सकते हैं अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये देना होगा, यानी टोटल यहां पर 9 घंटे सफर किया, यानी 8 घंटे के लिए तो 800 वो पेमेंट कर चुका था। 9वां घंटा जो है, जो एक अतिरिक्त घंटा हो गया, उसके लिए 100 रुपये उसको और देने होंगे। यानी कि अब जो टोटल उसका खर्चा हुआ वो कितना हो गया? 2400, एक 2500 और एक 2600। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 2600 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे नंबर पर होगी? अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में हमको व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा। दिए गए अंकों में देखिए सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा ये हो जाएगा, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा? 9.990। उससे छोटा कौन सा है? तो इससे छोटे की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर देखिए ये इससे छोटा है, तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? 9.909। और इससे छोटा कौन सा है? तो इससे छोटे की अगर हम लोग बात करें तो देखिए ये इससे छोटा है, ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 9.099। और चौथे नंबर पर देखिए इसमें से छोटा क्या है? ये इससे छोटा है, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा, यानी कि 9.09। और अंतिम में क्या आ जाएगा? ये सबसे छोटा है, यानी कि 9.009। हमसे पूछा क्या गया था कि तीसरे स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, यानी कि 9.099। दिए गए विकल्प में देखिए 9.099 ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0। ध्यान से समझिएगा, 4 अंकों की संख्या 1 2 3 4। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया और ये हजार हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि 100वें स्थान पर 0 है, तो सैकड़ा वाला स्थान ये है तो 0 मैंने लिख दिया। दहाई के स्थान पर इकाई के स्थान के अंक से दुगना है। अब यहां पर मान लीजिए x है तो यहां पर कहा जा रहा है कि 2x होगा दहाई पर। ठीक है, आगे पढ़िए। जबकि हजारवें स्थान पर इकाई के स्थान पर अंक से तिगुना है, यानी कि ये x था तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, संख्या क्या होगी हमसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। डायरेक्टली हम लोग विकल्पों पर चलते हैं। देखिए ये जो हजार वाला है, यानी अंतिम वाला जो है वो इकाई वाले का तिगुना था। क्या ये 4 2 का तिगुना है? नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्या 6 4 का तिगुना है? नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्या 6 2 का तिगुना है? हाँ है। और क्या दहाई वाला यानी कि 4 2 का दुगना है? तो हाँ है। और क्या सैकड़े स्थान पर 0 है? तो हाँ है। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। और ये देखिए ये इसका तिगुना नहीं था तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 88 दिया गया है। ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? ध्यान से समझिएगा। अगर मैं संख्या को, पहली संख्या को अगर x y लिख दूं तो इस संख्या को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 10 × x + y इतना लिख सकता हूं। और ये पहली संख्या हो गई। और दूसरा क्या कहा जा रहा है कि इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब जैसे पहली संख्या में x y लिया था, यानी इकाई का अंक y और दहाई का अंक x था। अब कहा जा रहा है कि इनके अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि अब दहाई के स्थान पर y और इकाई के स्थान पर x हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ये दहाई के स्थान पर है, यानी 10
गुणे y प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि इस संख्या और इस संख्या को जोड़ने पर, चलिए मैं जोड़ देता हूं, 10y प्लस x बराबर इनका योग कितना दिया गया है, 88 दिया गया है। अब इसको पूरे को मैं खोल देता हूं, तो 10x यहां से प्लस x यहां से, यानी 11x हो जाएगा, और y ये है और 10y ये, यानी कि प्लस 11y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 88। देखिए 11 कॉमन लेकर के मैं यहां से काटूंगा तो इसका मान आ जाएगा 8, और यहां पर क्या बचेगा, x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर 8 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर सब कुछ खेल है। अब x और y का ऐसा क्या मान हम लोग ले, x और y का हम लोग ऐसा क्या मान लें जिसके योग 8 के बराबर हो। आप कहेंगे कि x का मान 7 ले लीजिए और y का मान 1 ले लीजिए, तो दोनों का मान 8 हो जाएगा। फिर ये भी तो हो सकता है x का मान मैं 6 ले लूं और y का मान 2 ले लूं। ये भी तो हो सकता है x का मान मैं 5 ले रहा हूं और y का मान 3 ले रहा हूं। इसके बाद से अगला टर्म ये भी हो सकता है कि x का मान यहां पर मैं 8 ले लूं और y का मान 0 ले लूं, तो भी तो हो सकता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये क्यों नहीं आप संख्या ले रहे हैं कि x का मान 2 ले लीजिए और y का मान 6 ले लीजिए। इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारी जो पहली संख्या थी वो क्या थी, x और y थी। अब हमसे प्रश्न में ये कंडीशन दिया गया है जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है, यानी कि जो दहाई का अंक है वो बड़ा है इकाई के अंक से, यानी x का मान हमेशा बड़ा होगा। तो यहां पर 2 और 6 लेने पर x का मान यानी जो दहाई पर जो अंक है x है वो कम हो जा रहा है, जो कि इस प्रश्न को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। इस वजह से हमारी कंडीशन है कि हम x का मान छोटा नहीं ले सकते, यानी कि जहां पर भी x का मान लेना होगा आपको हमेशा y से बड़ा ही लेना होगा। देखिए सब में x का मान मैंने बड़ा ही लिया है। ठीक है, यहां पर भी देखिए x का मान बड़ा है, यहां पर भी देखिए x का मान बड़ा है। यही 4 मात्र कंडीशन बनेगी जिसमें x का मान y से बड़ा होगा, और यही 4 ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इसके अंकों को पलट देने पर उनका योग हमेशा 88 आएगा। जैसे कि देखिए पहली संख्या अगर मैं 71 ले रहा हूं और इसके अंकों को पलटेंगे तो 17 आ जाएगा, दोनों को जोड़िए 88 आ रहा है। अगर मैं संख्या 62 ले रहा हूं, इसके अंकों को पलटिए 26 आ जाएगा, दोनों को योग करिए 88 आ जाएगा। इसी प्रकार से 53 ले रहा हूं तो 53 में 35 अंकों को पलट करके जोड़ने पर इसका मान भी 88 आएगा। इसी प्रकार से 80 है तो 80 प्लस इसके अंकों को जोड़ेंगे पलटेंगे तो 08 हो जाएगा, 80 प्लस 8 यानी कि 88 हो जाएगा। यानी यही 4 कंडीशन केवल बनेंगी जिसमें अंकों को पलट देने से भी उनका और दोनों का योग जो होगा वो 88 के बराबर होगा। यानी कि हमारा कितने अंक बनेंगे, केवल 4 अंक बनेंगे। विकल्प नंबर 3 में दिया गया है 4 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, एक आयत कुछ इस प्रकार से है जिसकी लंबाई हमको कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इस आयत को 4 बराबर भागों में बांट दीजिए। तो यहां पर देखिए लंबाई के सापेक्ष मैंने 2 भागों में बांट दिया और इसी प्रकार से चौड़ाई के सापेक्ष मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब ये जब बीच का पॉइंट था इस पूरी लंबाई का, तो जाहिर सी बात है इधर भी 5 हो जाएगा और इधर भी 5 हो जाएगा। और जब ये चौड़ाई का बीच वाला पार्ट था, मतलब बीचों बीच था, तो यानी कि ये वाला पार्ट भी जो है यानी कि ये वाला पार्ट भी 4 होगा और ये वाला पार्ट भी 4 होगा। यानी कि अब इस आयत छोटे आयत का लंबाई क्या हो गया 5 और इस छोटे आयत का चौड़ाई क्या होगा 4। और ये जितने भी आयत बने हैं 4 आयत, प्रत्येक आयत समान होंगे। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा। तो देखिए इस आयत का परिमाप हमसे पूछा जा रहा है छोटे आयत का। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई, लंबाई कितनी है 5 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 4, यानी कि 5 4 9 और 9 गुणे 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 18 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प दिया गया कि एक अभाज्य संख्या जब दूसरी अभाज्य संख्या में जोड़ी जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। अभाज्य संख्या क्या होता है जो स्वयं से और केवल एक से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, किसी दूसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है, वो अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि एक अभाज्य संख्या दूसरी अभाज्य संख्या में जोड़ने पर, देखिए यहां पर 11 एक अभाज्य संख्या है, इसी प्रकार से 13 एक अभाज्य संख्या है, दोनों को मैंने जोड़ दिया, इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 24। तो क्या 24 अभाज्य संख्या है? नहीं। तो यही विकल्प में कह रहा था कि एक अभाज्य संख्या को जब दूसरी अभाज्य संख्या में जोड़े जाते हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अभाज्य होगा, तो ये अभाज्य नहीं है, यानी कि ये वाला विकल्प हमारा गलत हो गया। दूसरा देखिए एक अभाज्य संख्या को दूसरी अभाज्य संख्या से गुणा किया जाए तो सदा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए एक अभाज्य संख्या मैं मान लेता हूं 3 और दूसरी अभाज्य संख्या को मैं मान लेता हूं 5, इन दोनों का जब मैं गुणा करता हूं तो हमें 15 मिलता है। 15
अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि भाज्य संख्या है, इस वजह से ये भी विकल्प बिल्कुल गलत है। तीसरा देखिए, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 13 का गुणनखंड क्या होगा, तो आप लोग लिखते हैं कि 1 गुणे 13, तो यानी कि 13 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि 13 कम से कम इसका गुणनखंड तो है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि कहा जा रहा था कि कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स हैं अभाज्य संख्याओं की। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप अनंत तक संख्याएं इस प्रकार से देखेंगे तो अनंत इस प्रकार से प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं। तो यही विकल्प कहा जा रहा था ऑप्शन नंबर 4 में, यह विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर क्रमशः जो शेषफल मिलेगा वो 3 और 7 मिलेगा, वह निम्न में से कौन सा है। तो इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता क्या है, सीधे हमारे पास 4 विकल्प है, एक एक करके सबको वेरीफाई कर लेते हैं। पहले से अगर मैं भाग दूं तो 88 से मैं भाग देता हूं तो कितनी बार में जाएगा, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78 और 13 × 7 = 91 हो जाता है, यानी कि 6 बार में जाना होगा और शेषफल कितना बचेगा, 10 बचेगा। जबकि यहाँ 3 बोला जा रहा था, तो ये पहला वाला तो सेटिस्फाई नहीं किया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अगर 17 से मैं डिवाइड करूँ तो 17 × 34, 17 × 3 = 51, 17 × 4 = 68, 17 × 5 = 85, 5 बार में जाएगा और 85 आ रहा था, यानी कि 3 शेष बच जाएगा, यानी कि 17 से ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब 160 में भाग देते हैं, तो देखिए 160 को मैं 17 से भाग देता हूं तो 9 बार में जाएगा, 7 × 9 = 63 के 3 हाथ में 6 और 9 और 6 = 15, 153 आ गया, 7 शेष बचेगा। यहां पर शेषफल कितना आया, 7 आया, वहीं हमसे पूछा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। विकल्प नंबर 2 17 इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मालिनी के पास केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 है और राशि 105 है तो 2 और 5 के सिक्के कितने हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, इसको अगर आप लोग x और y मान करके चलेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, सीधे हम लोग विकल्पों से चलते हैं। देखिए, हमसे क्रमशः बोला गया था, तो 2 के अगर 26 सिक्के हैं तो इसका मान हो जाएगा 52, और अगर 5 के 10 सिक्के हैं तो इसका मान हो जाएगा 50। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान आ रहा है 102, तो ये वाला उत्तर हमारा नहीं होगा, पहला विकल्प गलत। चलिए दूसरे विकल्प को वेरीफाई करते हैं। 25 2 के सिक्के बोला जा रहा है, यानी कि इसका मान हो जाएगा 50, और 11 5 के सिक्के बोले जा रहे हैं, इसका मान हो जाएगा 55। दोनों को जोड़ेंगे तो 105 आएगा, यानी ये वाला विकल्प बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मान ज्ञात करिए। यहां पर देखिए बॉडमास रूल से इसको सॉल्व करना होगा। पहले मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा साफ लिखता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर दिया गया 14.5 × 3 + 18 भाग 3 - 3 × 12.5। यहां पर देखिए BODMAS बॉडमास रूल से सबसे पहले यहां पर देखिए क्या क्या है, गुणा है, भाग है, घटाना है और जोड़ है। तो सबसे पहले हमें डिवीजन करना होता है। डिवीजन यानी कि पहले यहां पर देखिए भाग दिया गया है, तो पहले 18 में 3 से भाग दे देंगे, बाकी एज इट इज मैं उतार रहा हूं। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 14.5 × 3 प्लस 18 में 3 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, माइनस 3 × 12.5। उसके बाद से देखिए डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करना होता है। मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो दोनों को गुणा कर लीजिए। तो देखिए 15 5 × 15 का 5 हाथ में 1, 3 चौके 12 और 1 13 और 1 बचा, 3 और 1 4 हो जाएगा, प्लस 6 और माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए 3 × 5 = 15 के 5 हाथ में 1 और 12 × 3 = 36 और 1 37 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद से हमें एडिशन करना होता है। एडिशन कहाँ पर है, प्लस में देखिए ये दोनों है, तो 43 और 6 माफ करिएगा 43 + 6 कितना हो जाएगा, 49 + 0.5 माइनस 37.5। दोनों को घटाइए, ये देखिए ये बचेगा 0 और 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ पर देखिए 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1, यानी कि 12 हमारा उत्तर आएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 12 इसका एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि बाग में कुल वृक्षों की संख्या अगर x है तो जामुन के वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, x का 6वां भाग यानी x/6 हो जाएगा। यहां तक क्लियर। आगे पढ़िए, आधे वृक्ष यूकलिप्टस के हैं। आधे वृक्ष किसके हैं, तो देखिए इसको मैं U से डिनोट कर रहा हूं और x का आधा हो जाएगा। बाकी पीपल के वृक्ष हैं, ठीक है, बाकी जो है वो पीपल के वृक्ष हैं। यदि हमसे कहा जा रहा है कि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है, जामुन के वृक्षों की संख्या यानी कि x/6 का मान हमें 6 दिया गया है, तो बाग में पीपल के वृक्षों की संख्या कितनी है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 36 आ जाएगा, जिसमें से
6 जो है वो जामुन के पेड़ हैं और इसका आधा 36 का आधा कितना हो जाएगा 18 जो है यूकलिप्टस के पेड़ है, यानी कि 18 और 6 24 पेड़ हो गए। और बाकी जो पेड़ बचे थे यानी 36 में से 24 घटाएंगे तो 12 आपका शेष बचेगा। जो 12 शेष थे वो पीपल के पेड़ थे और हमसे प्रश्न में पीपल के पेड़ों की संख्या पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर 2 12 इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 यानी शाम के 5:37 पर पहुंचती है। तो इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय क्या होगा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर 1 सितंबर को यात्रा प्रारंभ हुई है और खत्म कब हो रही है 2 सितंबर को। तो 1 सितंबर को कितने बजे यात्रा प्रारंभ हुई 4:48 पे। 1 सितंबर को ही अगर शाम के मैं 17:37 पर कितना यात्रा हुआ, अगर इसका डिफरेंस निकालना चाहूँ तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए मैं घटा रहा हूँ 17:37 में से हमको घटाना है 4:48। यहाँ पर देखिए ये मिनट वाला बड़ा था तो इससे नहीं घट सकता, इसलिए हमें 1 घंटा यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। यानी कि 1 घंटा उधार लेंगे तो मिनट में वो 60 मिनट आएगा, यानी कि अब इसमें 60 और जुड़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 97 में से 48 घट जाएगा और यहाँ पर 1 हमने उधार ले लिया तो यहाँ पर 16 बच जाएगा, यानी 7 में से 8 घटाएंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 घंटे बचेगा, यानी कि 12 घंटा 49 तो उसी दिन के 5:37 शाम के समय तक हो गया था, 12 घंटा 49। और अगले दिन 17:37 पर वो ट्रेन पहुंचती है, यानी कि इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है, ये देखिए ये 1 तारीख का था और ये 2 तारीख का था, सेम टाइम पर, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है समय का वो 24 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 24 घंटा ये और 12 घंटा 49 ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 घंटा 49। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 36 घंटा 49 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ध्यान से समझिएगा, एक लंबाई ये दिया गया है, दूसरी ये है, तीसरी ये है और चौथी ये है। अब इन सब में देखिए मानक जो मात्रक है सबका अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले तो एक मात्रक में कन्वर्ट करना होगा तभी तो हम कंपैरिजन कर पाएंगे। तो चलिए सबको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहला दिया गया है 5500 सेंटीमीटर और 50 मिलीमीटर। देखिए ये तो सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 50 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, इसमें 10 से भाग दे देंगे तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 5500 ये और 5 ये मिल करके क्या हो जाएगा 5505 सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए अब दूसरे वाले को देखिए, ये कहा जा रहा है कि 500 डेसीमीटर है और 30 सेंटीमीटर है। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 500 में कितना हो जाएगा 10 से बेसिकली गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5000 और प्लस 30 सेंटीमीटर ये जुड़ जाएगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा 5030 सेंटीमीटर। और अगला जो है वो मिलीमीटर में दिया गया तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से भाग दे देना होगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा 5500। और अंत में दिया गया है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होगा, यानी कि 5000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब इन सबको बढ़ते हुए क्रम में यानी सबसे छोटा सबसे पहले लिखना होगा, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा यही वाला है, और ये किससे आया है 50 मीटर से आया है। तो पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है 50 मीटर और यहाँ पर दिया गया है, बाकी इसमें नहीं था, तो पहला और तीसरा तो आपको कट कर देना है। ठीक है, उसके बाद से देखिए इसमें दूसरे नंबर पर कौन बड़ा है, तो दूसरे नंबर पर ये देखिए ये वाला है, और ये वाला किससे आया है 500 डेसीमीटर और 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ये 500 डेसीमीटर नहीं है, यानी कि दूसरा वाला विकल्प ही गलत हो गया। अब एक ही विकल्प बचा, यही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 500 डेसीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद से इससे बड़ा कौन सा है, तो इससे बड़ा आप देखिए ये वाला है 5500, ये कितने से आया है 55000 मिलीमीटर से। तो देखिए 55000 मिलीमीटर तीसरे नंबर पर दिया गया, और अंत में सबसे बड़ा कौन सा है 5505, और ये किससे आया है 5500 सेंटीमीटर और 50 मिलीमीटर, यानी कि ये वाला विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, तार की लंबाई हमारे पास दिया गया है, इसी तार को तो मोड़ करके आयत बनाया गया होगा, यानी कि जो तार की लंबाई है वो आयत के परिमाप के बराबर हो जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई,
और इसका परिमाप तार की लंबाई के बराबर होगा, यानी कि कितना दिया गया 270। 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो कितने बार में जाएगा, देखिए 13 बार में 135 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसकी चौड़ाई दिया गया, यानी बी का मान 50 दिया गया, 50 इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा, एल का मान आ जाएगा आपका 85। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 85 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 2 के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ छात्रों ने 35 की जगह 305 लिख दिया, अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि यह बताकर कि यह गलत है और उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो केवल बताने से बच्चे नहीं समझेंगे, केवल अगर बताने से समझ जाते तो बच्चे गलती ही क्यों लिखते हैं। बच्चे को गणित मूर्त अवस्था में सिखाना है, ये एनसीएफ 2005 कहता है, तो ये केवल बताने तक सीमित है, मूर्त अवस्था में कुछ भी वस्तुओं को प्रस्तुत करके नहीं दिखाया जा रहा है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिख करके, तो इस प्रकार से तो बच्चे के पुस्तक में भी सही उत्तर लिखा हुआ है, तो पुस्तक को देख करके कहाँ बच्चा सीख पा रहा है। बच्चा प्राइमरी स्तर का है, वो खेल के माध्यम से सीखेगा, मूर्त अवस्था में चीज़ों को गतिविधि के माध्यम से सीखेगा, केवल श्यामपट्ट पर लिखने से कुछ नहीं होगा, ये हमारा निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए दे करके, देखिए ये ड्रिलिंग हो गया, मतलब एक ही चीज़ को बार बार अभ्यास करने से बच्चे के आदत में आ जाता है। सीखना और आदत में बहुत अंतर है। जैसे कि देखिए, हम रोज उठ करके ब्रश करते हैं, चाहे आप उठ करके और कोई भी काम करिए, पहले आपका ध्यान ब्रश पर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी आदत बन चुकी है, क्योंकि रोज वही आप काम करते हैं, रोज एक ही काम को दोहरा रहे हैं। तो जब किसी काम को हम लोग बार बार दोहराते हैं तो वो उसकी आदत बन जाती है, उसके बारे में हम सीख नहीं रहे हैं, वो हमें रटा जा चुका है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझा करके, यानी कि मूर्त पदार्थों की बात की जा रही है। प्रत्यक्ष तौर पर बच्चों को वस्तुएं दिखा करके या फिर कोई भी ईंट पत्थर कंकड़ कुछ भी दिखा करके 35 संख्या के बारे में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा और यही इसका सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण यानी कि मैपिंग की बात की जा रही है। ये मानचित्र आप भूगोल वाला मानचित्र मत समझिएगा, ये मैपिंग की बात की जा रही है। जैसे कि मैथ में हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग जो बनाते हैं, मैप जो बनाते हैं, उसके सेंस में जो विभिन्न प्रकार की ज्यामितियों की आकृतियां बनाते हैं, आयत, वर्ग, वृत्त, इस सब के बारे में बोला जा रहा है कि कौन से पहलू विद्यमान है। ध्यान से समझिएगा। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि मानचित्र का अर्थांकन, जाहिर सी बात है जो भी आकृति हम लोग बना रहे हैं इसका कुछ अर्थ होता है, जैसे कि ये त्रिभुज हो गया, ये वृत्त हो गया, ये आयत हो गया, ये चतुर्भुज हो गया। इस प्रकार से सबका कुछ ना कुछ अर्थ है, प्रत्येक फिगर का कुछ ना कुछ अर्थ है, तो ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। दूसरा कहा जा रहा है बिना पैमाने के आलेख। अब मान लीजिए बच्चे को कोई त्रिभुज बताना है, तो क्या आप इंच पटरी लेकर के इस प्रकार से दिखा रहे हैं? नहीं, अचानक से आप कोई भी एक अंदाज से, एक तरीके से अंदाज से आप त्रिभुज का या फिर आयत का या फिर इस प्रकार की संरचना को निरूपित कर देते हैं। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया गणित में कि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आयत का चित्र बनाते हैं, लेकिन उसको नाप करके स्केल पर नहीं बनाते हैं, यानी बिना पैमाने को उसको बनाते हैं। इस वजह से बिना पैमाने वाले आलेख इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। सी वाला देखिए, संकेतों प्रतीकों का प्रयोग। अब देखिए, मैं आपको त्रिभुज बोल रहा हूं, मैं आपको आयत बोल रहा हूं, तो ये उसका क्या है, उसका प्रतीक है, उसका संकेत है। त्रिभुज का, आयत का, और ये वृत्त का प्रतीक है, वृत्त का संकेत है, यानी ये भी विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा ज्यामिति के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर डी देखिए, पैमाने के अनुसार आलेख। अब ये उत्तर हमारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे आयत के संदर्भ में मैं जो आपको प्रश्न बता रहा था, तो आप इंच पटरी लेकर के इसको एग्जैक्ट नहीं बनाते हैं। बच्चों को बस रिप्रेजेंट करना है कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई का मान जो होता है वो पैमाने के बराबर होता है, और किस प्रकार से इसमें लंबाई क्या हो सकती है, चौड़ाई क्या हो सकती है। इसमें हम इंच पटरी लेकर के पैमाने के अनुसार आलेख नहीं खींच रहे होते हैं, तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। यानी कि कौन कौन सा विकल्प बना, ए, बी और सी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 ए, बी और सी इसका एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्णांक। भाग नहीं है का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता पूर्णांक के बारे में, इंटीजर्स के बारे में। इसका मतलब ये है कि जो एनसीएफ के दौरान जो उनका करिकुलम तैयार किया गया है, पाठ्यचर्या जो तैयार किया गया है, उसमें गणित पाठ्यक्रम में ये वाला
पूर्णांक नहीं लिखा गया है, बाकी सब लिखे गए हैं। इसको किसी अन्य नाम से लिखा गया जिसके अंतर्गत ये पढ़ाया जाता है, संख्या या फिर इस प्रकार से चीजें हैं, ठीक है। तो ये संख्या के अंतर्गत आ जाएगा, नंबर्स के अंतर्गत आ जाएगा। इस वजह से पूर्णांक एग्जैक्ट नहीं लिखा गया है, बल्कि किसी के अंदर रख करके, यानी संख्याओं के बारे में संख्या जो लिखा है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसके अंदर पढ़ाया जाता है पूर्णांक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्टली नहीं लिखा गया है, इस वजह से यही हमारा एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मनका। यहां पर देखिए गलत टाइपिंग हुआ है, मानको नहीं बल्कि मनका है। मनका मतलब कि माला के तौर पर आप समझ सकते हैं, माला में जिस प्रकार से मोती होती है उसके सेंस में यूज किया गया है मनका, ठीक है। तो यानी मोतियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवधारणा को समझाने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए दूसरे विकल्प में आयतन की बात की गई है, तो आयतन नहीं समझाया जा सकता। इसी प्रकार से तीसरे में भी आयतन की बात की गई है, और चौथे में चौपड़ यानी टाइलिंग की बात की गई, तो ये सभी नहीं हो सकते। लेकिन बात करें संख्या बोध, यानी कि मोतियों की संख्या के माध्यम से बच्चों को संख्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये हो सकता है भिन्न भी हो सकता है और प्रतिरूप भी हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया गया कि समस्या समाधान में लड़के लड़कियों से अधिक योग्य हैं, तो ये जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता की बात करता है, जो कि निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है। अब गणित के संदर्भ में ग्रामीण या फिर शहरी पृष्ठभूमि का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, तो ये निगेटिव सेंस में था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वाले बच्चों के प्रदर्शन पर होता है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर कोई टीचर किसी बच्चे को कह रहा है कि तुमको गणित बिल्कुल भी नहीं आता, रोज रोज इस प्रकार के नेगेटिव वर्ड्स उसको बोल रहा है, तो इसका प्रभाव बच्चे में हीन भावना का शिकार लाने में उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा डीमोटिवेट करेगा, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा गणित। इस वजह से जो अध्यापक का विचार है किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी बालक के प्रति, वो उसके प्रदर्शन को पूरी तरीके से प्रभावित करता है। ये विकल्प एप्रोप्रिएट है और ऑप्शन नंबर सी केवल सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रहण और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है। आंकड़ों का मैनेजमेंट करने की बात की जा रही है, तो आंकड़े मैनेजमेंट के माध्यम से आंकड़ों का एक तरीके से विश्लेषण करने के बाद से हम लोग पर्टिकुलर किसी रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। यही काम सर्वे में किया जाता है, यही काम प्रोजेक्ट बनाने में किया जाता है। प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष से या फिर किसी भी से कुछ प्रश्न पूछ रहे होते हैं और उनके द्वारा दिए गए जवाबों के आधार पर आंकड़े उपलब्ध करा करके, आंकड़े इकट्ठा करके उस पर आधारित किसी रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं, और यही काम सर्वे में भी होता है। तो जिसमें भी सर्वे उत्तर होगा वही वाला विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि कक्षा में सामूहिक परिचर्चा का संचालन करना। यहाँ पर केवल सामूहिक रूप से विचार विमर्श यानी कम्युनिकेट करने की बात की जा रही है, इसमें कहीं भी आंकड़ों का जिक्र नहीं है, यह वाला उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए कक्षा में क्विज यानी प्रश्नोत्तरी का संचालन करना, यह भी निगेटिव सेंस में, क्योंकि आंकड़ों की बात नहीं की जा रही है। पहला देखिए अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना, यह भी निगेटिव है, आंकड़ों की बात नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करना। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे की बात की जा रही है। सर्वे में क्या होता है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करते हैं और उस आंकड़ों का विश्लेषण करके एक निश्चित रिजल्ट पर पहुंच रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामिति विवेचन में वैन हील के अनुसार किस स्तर पर है। देखिए वैन हील के द्वारा जो स्तर बताए गए थे वो 0 से स्टार्ट हुए थे। 0 वाला जो स्तर है इसको उन्होंने एक तरीके से विजुअलाइजेशन बताया था। इसको आप अंग्रेजी में थोड़ा सा देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो सके। देखिए यहाँ पर चारों विकल्पों में दिए गए हैं, पहला विजुअलाइजेशन, दूसरा एनालिसिस, तीसरा स्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप और चौथा एक्जियोमेटिक्स। तो विजुअलाइजेशन जो स्तर था, जो यानी 0 वाला जो स्तर था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चे बनावट के आधार पर या फिर भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कर लेते हैं। अब जब बच्चे ने समोसे को देखा तो समोसे का बनावट देख करके उसे लगा कि ये त्रिभुज के आकार का है। तो बनावट देख करके अगर वर्गीकरण किया जाता है तो वह स्तर 0 पर होगा और इसे ही हम लोग विजुअलाइजेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, स्तर 0 जिसका नाम विजुअलाइजेशन है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक यानी रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, संरचनात्मक कक्षा कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। ले वाइगोत्स्की और जीन पियाजे संरचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। उन्हीं के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के माध्यम से उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया है गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने को उच्च मान देना। कंठस्थ करना, याद करना, रटना, ये सभी वर्ड निगेटिव होते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए अध्यापक का केवल सही उत्तरों पर केंद्रित होना। केवल एकमात्र एक ही
यही ये सभी वर्ड निगेटिव है, कभी भी आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों में पारस्परिक क्रियाओं को हतोत्साहित करना। ले वाइगोत्स्की ये मानते थे कि बच्चे परस्पर अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखेंगे, और यहां पर इंटरेक्शन को हतोत्साहित यानी उसे रोकने की बात की जा रही है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों का ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में समझना। अब देखिए, बच्चे भले कुछ गलती कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास किए थे उसके लिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल हो जाते हैं, फिर भी आपने प्रयास किया था, और अगर आप असफल हो गए फिर भी आपको ये आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ कि अब अगली बार आप परीक्षा में इस प्रकार की गलती नहीं दोहराएंगे, यानी कि जो जो गलतियां आपने पहली बार की थी जब आप असफल हुए थे, वो गलतियों को आप दोहराने से बचते हैं। और अधिगम क्या होता है? आपके प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में परिवर्तन। आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन आप असफल हो गए, फेल हो गए, बावजूद इसके आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गया कि हाँ, अब अगली बार मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा, ये चीज़ें नहीं करूंगा। यानी कि त्रुटियां जो हैं वो भी अधिगम है, और अधिगम मतलब कि सीखने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है गलतियों को। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि गणित का स्वरूप कैसा है वो हमसे पूछा जा रहा है, और कौन सा निगेटिव है वो पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प दिया गया है, गणित वास्तविक संसार से जुड़ा है। जाहिर सी बात है, एनसीएफ 2005 गणित को बच्चों के वास्तविक जीवन से, दैनिक जीवन से जोड़ने की बात करता है, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने की बात करता है। यानी कि बच्चे ने जो कुछ भी अपने परिवेश में अनुभव प्राप्त किया है उसको आधार बनाते हुए एक तरीके से आगे का ज्ञान देने की बात की जाती है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ाना है कि 2 + 3 = 5 होता है, तो बच्चे को कैसे बताया जाएगा? बच्चे को बताया जाएगा कि पहले आपने 2 टॉफी खरीदी, फिर आपने 3 टॉफी खरीदी, अब आपके पास कुल कितनी टॉफी हो गई। तो ये बच्चे का परिवेश है, बच्चा डेली कभी ना कभी दुकान पर जाता होगा और इस प्रकार के चॉकलेट टॉफी खरीदा होगा। यानी कि गणित को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ा जा रहा है। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा विकल्प देखिए, गणित में अमूर्तीकरण और मानस दर्शन यानी दृश्यीकरण सम्मिलित है। यह बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। कैसे? देखिए, 2 + 3 का मान 5 होता है, ये तो पता है, लेकिन कैसे होता है ये नहीं पता है। यानी ये अमूर्त कॉन्सेप्ट है। अब इसको मूर्त यानी दृश्यीकरण कैसे बनाया जाता है? बच्चे को पहले बताया जाता है कि देखिए ये 2 हो गया और इसमें मैंने 3 जोड़ा, अब ये 2 को इस 3 के आगे 2 लाइन और मैं खींच देता हूं, तो अब बच्चे को बोला जाता है अब इसको गिनिए 1 2 3 4 5। यानी बच्चा मूर्त अवस्था में इसको देख पा रहा है, यानी दृश्यीकरण कर पा रहा है। कैसे? अमूर्त कॉन्सेप्ट को। तो यही तो बोला जा रहा है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। पहला विकल्प दिया गया है कि गणित में प्रतिरूपों और संबंधों की पढ़ाई सम्मिलित है। यह बात बिल्कुल सही है। प्रतिरूप यानी कि पैटर्न्स की बात की जा रही है, और संबंध यानी कि रिलेशनशिप की बात की जा रही है। तो पैटर्न यानी ज्यामिति का पार्ट गणित में पढ़ाया जाता है। यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है। अब जहां पर भी सीमित आ गया वो वर्ड हमेशा निगेटिव होता है, आपके पूरे विकल्प को निगेटिव कर देगा। और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से यही मात्र सही जवाब होगा। क्योंकि हमसे ये बोला जा रहा है कि गणित में केवल संख्या ही पढ़ाई जाती है। क्या गणित में ज्यामिति आप नहीं पढ़ते हैं? क्या आकृति नहीं पढ़ते हैं? क्या पैटर्न नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। तो इस वजह से केवल संख्या तक सीमित नहीं है, ये निगेटिव सेंस में था, और चूंकि निगेटिव पूछा गया था, इस वजह से विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में 3D में दिक् स्थान यानी कि पोजीशन समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? निगेटिव सेंस में हमसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य से सुमेलन करना, यानी कि जो टॉप व्यू है पेंसिल का, उसके साइड व्यू से कंपेरिजन करने की बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए ये पेंसिल होता है, इस प्रकार से पेंसिल होता है, और ये इस प्रकार से होता है। तो इसका टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखने में ये कैसा लग रहा है? एक बेलनाकार तरीके से लग रहा है ऊपर से, तो केवल आपको ये दिखेगा। ठीक है, और इसका साइड व्यू कैसा दिखेगा? इसका साइड व्यू ये वाला पार्ट दिखेगा। यानी इनके दोनों के बीच कंपेरिजन करने की बात की जा रही है, यानी कि ये पोजीशन से संबंधित है, और चूंकि पोजीशन से संबंधित है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन संबंधित नहीं है। तीसरा देखिए, निर्देश देना कि वे विद्यालय से घर कैसे जा सकते हैं। अब विद्यालय से घर जाते समय विभिन्न प्रकार के बच्चे जो हैं वो पोजीशन को देख रहे होते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देख रहे होते हैं, विभिन्न प्रकार के रास्ते में लैंडमार्क्स को देख रहे होते हैं। तो ये सब क्या है? ये सभी पोजीशन के पार्ट हैं, इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इसकी कल्पना करना कि दी हुई रेखाओं पर मोड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दिखेगा। यानी कि मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा है और यहाँ पर एक रेखा खींची गई है, इस कागज पर ये रेखा खींची गई है, तो इसके सापेक्ष अगर मैंने इस कागज को इस प्रकार से मोड़ दिया बीचों बीच, तो ये कैसा दिखेगा? यानी ये पोजीशन की बात की जा रही है, तो ये भी पोजीशन से संबंधित है, हमारा उत्तर
नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था कि कौन सा संबंधित नहीं है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना। अब दो शहरों के बीच के डिस्टेंस को केवल नापने की बात की जा रही है, तो ये पोजीशन से संबंधित नहीं है, इस वजह से ये हमारा उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि ये संबंधित नहीं था, इस वजह से यही हमारा सटीक जवाब होगा। क्योंकि केवल डिस्टेंस नापने की बात की जा रही है, पोजीशन की बात नहीं की जा रही है, इस वजह से यही इसका निगेटिव एस्पेक्ट था और निगेटिव सेंस में ही पूछा गया था, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। चौथा विकल्प दिया गया है, क्षेत्रफल मापने के लिए नियमित आकृतियां वाले चौपड़ बिछाना यानी टाइलिंग लाभदायक हो सकता है। अब बच्चे टाइल को देख करके प्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं और आकृतियों के बारे में, इसके क्षेत्रफल के बारे में समझ सकते हैं, तो ये विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। तीसरा देखिए, मापन के औपचारिक मानकों का परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकता है। ग्रिड पेपर यानी कि एक तरीके से जो हम लोग ग्रिड पेपर का इस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे होते थे, उसकी बात की जा रही है, तो इसमें भी बच्चा अच्छे तरीके से समझ सकता है, ये भी पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि वे विभिन्न सूत्रों की खोज करें। अब यहाँ पर खोजने की बात की जा रही है, अन्वेषण की बात की जा रही है और बच्चे सक्रिय रूप से खोज कर रहे होंगे, यानी ये पॉजिटिव सेंस में हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रफल के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। ये सूत्र हमेशा निगेटिव सेंस में होते हैं। क्यों? क्योंकि सूत्र से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आयत का परिमाप होता है वो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब आपको नहीं पता चल पा रहा है कि परिमाप का सूत्र ये आया कहाँ से, तो मैं आपको अगर ऐसे बताऊं कि देखिए ये आयत है और किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो उसके सभी भुजाओं का योग होता है। तो ये एक लंबाई है, ये एक चौड़ाई है, ये एक लंबाई है, ये एक चौड़ाई है, सभी भुजाओं का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, L + B, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, फिर L + B, फिर मैंने L + B लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 2L आया है तो 2L मैंने लिख दिया, 2B आया है तो 2B मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो L + B आ जाएगा। यानी कि ये सूत्र आया कहाँ से? ये सूत्र जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ से आया है। अगर डायरेक्टली मैं बच्चों को सूत्र बता देता तो बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होता। और ये विकल्प कह रहा है कि सूत्र पहले बताना चाहिए और एक तरीके से बच्चे को कॉन्सेप्ट बाद में बताना चाहिए, तो वो निगेटिव सेंस में है। और वैसे भी जहां पर भी आपको सूत्र दिखे वो विकल्प हमेशा ही निगेटिव ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर निगेटिव था और चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया, इस वजह से विकल्प नंबर 2 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। मुक्त सिरे वाले प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिसमें कि प्रत्येक बच्चे को मौलिक अभिव्यक्ति, मौलिक क्रिटिकल थिंकिंग का मौका मिले और प्रत्येक बच्चे का उत्तर अलग अलग आने की संभावना रहे। और बंद सिरे वाले प्रश्न वो होते हैं जिसमें प्रत्येक बच्चे का एक ही उत्तर आ सकता है, केवल एक ही उत्तर संभव होता है। चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया कि एक गत्ते के डिब्बे का आयतन इतना दिया गया है, यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना दिया गया है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहां पर देखिए, गत्ते के डिब्बे का आयतन यानी कि घनाभ टाइप का होगा गत्ता का डिब्बा, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई दिया गया है और आयतन दिया गया है, तो इसका ऊंचाई हम लोग निकाल सकते हैं और प्रत्येक बच्चे का एक ही उत्तर आ रहा होगा, यानी इसमें कुछ भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ये उत्तर हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई लंबाई की 4/5 है और ऊंचाई चौड़ाई की 3/4 है। यदि डिब्बे का आयतन इतना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये भी बिल्कुल एक तरीके से बंद सिरे वाला प्रश्न है, क्योंकि किसी भी बच्चे का अलग अलग उत्तर नहीं आएगा, ये भी फिक्स है कि उत्तर कॉमन होगा। चौथा देखिए, एक बड़े 3360 मीटर स्क्वायर खेत में 480 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली इससे भाग दे दीजिए, आपको भूखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसमें प्रत्येक बच्चे के लिए सोचने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है और प्रत्येक बच्चे का उत्तर कॉमन आ रहा होगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है। अब आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब इसका मान हमें 480 दिया गया है, तो ये भी हो सकता है कि लंबाई 60 हो और लंबाई 80 हो और चौड़ाई 60 हो, या फिर ये भी हो सकता है कि लंबाई 24 हो और चौड़ाई 20 हो। मतलब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें लंबाई और चौड़ाई कुछ भी हम लोग माने, एक तरीके से इस प्रकार से जोड़े में माने जिसका गुणनफल अगर 48 हो, तो ऐसे बहुत उत्तर हो सकते हैं।
अनंत संभावनाएं हो सकती हैं अगर दशमलव को अभी हम लोग सम्मिलित कर ले तो इसमें प्रत्येक बच्चे के उत्तर अलग अलग आने की संभावनाएं रहेंगी। और चूंकि इसमें बच्चा अपने स्तर पर क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा होगा कि लंबाई अगर ये रखेंगे तो चौड़ाई क्या हो सकता है, और अगर चौड़ाई ये रखेंगे तो लंबाई क्या हो सकता है, यानी कि बच्चे को सोचने की जरूरत पड़ेगी और प्रत्येक बच्चे के उत्तर अलग आने की संभावना हो सकती है। इस वजह से विकल्प नंबर 3 ही यहां पर मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमिक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव सेंस में पूछा गया है। पहला दिया गया है कि कूड़न का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 2 गुणे 2 हमें ज्ञात करना है तो इसका मान 4 आता है। तो अगर दो संख्या को मैं 2 बार जोड़ूं तो इसका भी मान 4 आएगा। यानी पहला जो संख्या होता है वो हमें ये बताता है कि क्या जोड़ना है, किस संख्या को जोड़ना है, और दूसरा जो अंक है वो हमें ये बताता है कि कितनी बार जोड़ना है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं 3 गुणे 2 करूं तो इसका मान 6 आएगा। यानी कि पहली संख्या हमें ये बता रहा है कि किस संख्या को बार बार जोड़ना है, यानी 3 को जोड़ना है, और कितनी बार जोड़ना है तो 2 बार जोड़ना है, तो इसका मान भी देखिए 6 आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए अगर हम लोग ये करें कि 2 गुणे 5 कर दें तो इसका मान 10 आता है। तो पहली संख्या में ये बताता है कि क्या बार बार जोड़ना है, तो 2 को बार बार जोड़ना है, और कितनी बार जोड़ना है, 5 बार जोड़ना है। देखिए 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 बार हो गया, तो 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 8 2 10, इसका भी मान 10 आ रहा है। यानी कि जो गुणा है वो योग की अवधारणा पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है, और चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, भाग का जो गठन हुआ है वो व्यकलन यानी कि सब्सट्रैक्शन घटाने की अवधारणा पर हुआ, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा। जैसे मैंने इस वाले विकल्प को बताया था उसी तरीके से इसको भी सिद्ध किया जा सकता है, तो ये भी पॉजिटिव है। चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। उसके बाद से देखिए तीसरा विकल्प दिया गया है, पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है। पूर्णांक क्या होता है, जो पूर्ण अंक होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, और जो भिन्न होते हैं दशमलव वाले वो पूर्णांक नहीं बोले जाते हैं। तो यही तो नेचुरल नंबर होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। यानी प्राकृतिक संख्या पहले आई, उसके बाद पूर्णांक का कॉन्सेप्ट आया, तो ये भी विकल्प बिल्कुल एक तरीके से पॉजिटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था इस वजह से ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, अब आपको सोचना ही नहीं है, चौथा विकल्प ही निगेटिव है और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। भिन्नों को आप पढ़ाना चाहते हैं और कौन सा एक्टिविटी करा सकते हैं ये हमें पहचानना है। चलिए पहला विकल्प दिया गया है, भिन्नों की प्रतिदिन की अवधारणाओं का कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो दैनिक जीवन में बच्चे अपना अनुभव प्राप्त किए हैं, प्रतिदिन की जो अवधारणाएं हैं उसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए भिन्न के कॉन्सेप्ट से। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभव को जोड़ करके गणित पढ़ाने की बात करता है और ये उसका उलट बोल रहा है, इस वजह से ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए। केवल एकमात्र एक ही, जहां पर भी वर्ड आते हैं आपको विकल्प पर सोचना ही नहीं है। अगर ये सभी वर्ड दिख गए तो वो निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर कभी भी नहीं होगा। चौथा देखिए, महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं। अब आप बच्चे को भिन्न पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 1/2 पढ़ा रहे हैं तो ये अंश होता है और ये हर होता है, तो आप बच्चे को अलग अलग थोड़ी बताएंगे, ये पूरे को मिलकर के भिन्न बोला जाता है। यानी ये अंश और हर अलग अलग नहीं किया जा सकता, एक कॉन्सेप्ट था, इस वजह से ये पृथक संख्याएं कहा जा रहा है। ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। यानी कई तरीके से भिन्न को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक कागज का टुकड़ा है आयताकार, जिसको बीच से मोड़ करके बच्चे को बताया जा सकता है कि ये देखिए 2 भागों में बट गया, जिसमें से रंगे हुए भाग को हम लोग 1 लिखेंगे और टोटल भाग की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो हम लोग इसको इस प्रकार से 1/2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग तरीके से भिन्नों को, कॉन्सेप्ट को बच्चे को रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि बच्चे को समझने में अर्थपूर्ण अधिगम में मदद मिल सके। ये विकल्प बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन वांछनीय नहीं है। फिर से हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है। गणित के संदर्भ में आकलन करना है। आकलन का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे को आ रही समस्याओं या फिर उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको जानने के लिए आकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए। जाहिर सी बात है, अब बच्चा अगर अपनी कक्षा से ज़्यादा मैथ में रुचि ले रहा है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आप उसकी योग्यता के हिसाब से जितना वो रुचि ले रहा है, आगे के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस भी उसको देंगे, और जो कम रुचि ले रहा है, जाहिर सी बात है अब उसके लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं दे सकते, क्योंकि वैसे ही वो कम रुचि ले रहा है, और जब आप उसको कठिन प्रश्न देंगे तो वो और ज़्यादा उसमें रुचि खत्म हो जाएगी। इस वजह से रुचि के अनुसार ही चुनौती दी जानी चाहिए। विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था।
तीसरा देखिए, विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए। संदर्भ के प्रति मतलब कि अभी मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अलग है। जैसे कि कोई देख नहीं सकता तो उसका आप लिखित परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, कोई सुन नहीं सकता तो उसका मौखिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते, कोई बोल नहीं सकता तो उसका कम्युनिकेशन के माध्यम से मूल्यांकन नहीं हो सकता, वो साइन लैंग्वेज के माध्यम से ही मूल्यांकन हो सकता है। तो बच्चे की जरूरत और उसके संदर्भ के प्रति आकलन को संवेदनशील होना चाहिए, यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। पहला विकल्प देखिए, अवधारणाओं की समझ का आकलन पर महत्व दिया जाना चाहिए, यह भी बिल्कुल पॉजिटिव है। अब हम बच्चे को केवल सूत्र ना रटाने लगे कि आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, ये आया कहां से, अवधारणा के समझाने पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, पॉजिटिव था। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए, एकमात्र एक ही, केवल यही ही। जहां पर भी ये शब्द दिख जाए आपको आगे विचार करना ही नहीं है, ये विकल्प हमेशा ही निगेटिव होता है और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है इस वजह से यही ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखना चाहते हैं और साथ ही साथ सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।